हेलो बच्चों, हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे हम जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए उसमें बदलाव देखने को मिलता है। और काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है रीजंस के अकॉर्डिंग। जिस तरह का रीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी सॉइल होगी और उसी हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव वर्ड से आपको पता चल रहा होगा जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, मतलब जब आरंभिक दौर था तो हमेशा से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे और उनके जो रहने का तरीका था वो हमेशा से खाना बदोश था। वो एक जगह कभी भी टिक कर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। और क्योंकि पॉपुलेशन कम था और उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती थी, इसीलिए वो अलग अलग जगह पर रह कर के खेती करते थे और एक जगह रह कर के उसको प्रॉपर केयर नहीं करते थे। नॉर्मल सेंस में अगर आपको एक ही जगह पर आपका एक खेत फिक्स कर दिया जाए कि इसी जगह पर आपको खेती करनी है, तो फिर आप उसके बाहर जाकर के कभी भी खेती करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सिंपल सी बात है कि फिर आप उसके बाहर जाकर के खेती करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो आपका क्या हुआ, पॉलिटिकल वे में या कानून के माध्यम से एक आपको जमीन आवंटित हो गई। तो आप उसका ध्यान भी रखेंगे, उसकी उर्वरता का ध्यान रखेंगे, उसमें खाद पानी डालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको फसल की उत्पादकता मिल सके। ऐसे में जब हम इस तरह की फार्मिंग की बात करते हैं तो वो भारत के केवल गिने चुने हिस्सों में ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह यही देखने को मिलेगा। जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे ट्रांस ह्यूमेंस जिसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग अपने पशुओं को लेकर के शिफ्ट होते हैं। ऋतु प्रवास भी बोलते हैं उसे, कि जैसा आपका टेम्परेचर है, जैसा आपका क्लाइमेट है, जैसी आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को चेंज करते चले जाते हैं। तो बेसिक वे में जब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात होती है तो ये हर जगह पे नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस मिलेंगे, लेकिन जब आरंभिक स्थिति थी तो इनको करने के लिए वही है कि हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में आदिकालीन भी कहेंगे। तो उस समय हम जमीन को खोदने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे, उसी के माध्यम से हम जितना खोद पाते थे जमीन को उतना खोदा जाता था। और जो लोग इसे करते थे वो बेसिकली कौन थे, वो लेबर कम्युनिटी के लोग थे। तभी इतनी ज्यादा मेहनत आप कर पाएंगे और वहां पर खेती प्रॉपर ढंग से हो पाएगी। ये जो खेती थी, क्योंकि हम आदिकालीन बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से ये प्रकृति पर निर्भर होगी। तो जब प्रकृति पर निर्भरता का मतलब होता है क्या, कि यहाँ पर मॉनसून की पूरी तरह निर्भरता होती है। क्योंकि जब मॉनसून आएगा, जिस सीजन में मॉनसून अच्छा रहेगा वहां पर फसल अच्छी होगी, और जिस सीजन में मॉनसून अच्छा नहीं होगा वहां पर फसल खराब होगी। ऐसे में नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि अब धीरे धीरे मृदा को लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड बनने लगे हैं। मतलब सॉइल की हेल्थ का चेकअप होने लगा है। जैसे हम ह्यूमन कंडीशन का चेकअप कराते हैं, वैसे अब सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया है, जिससे हमें इजीली पता चलता है कि क्या लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है और हम कितना प्रोडक्शन पॉपुलर वे में कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो भी कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से फसल देखने को मिलती है। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कर्तन एवं दहन प्रणाली, हिंदी में इसे कर्तन एवं दहन कहते हैं। इसका मतलब है
कि आपने जिस भी जगह पर अपना फसल उगाया, बाकी सब जो भी आपकी चीजें थी उसे ले लिया और उसके बाद वेस्ट मटेरियल पे आपने आग लगा दिया। तो उसी में क्या हुआ कि कर्तन दहन का मतलब है कि आपने स्लैश एंड बर्न, अपने काम की चीज ली और उसको जला दिया, और जब वही चीज जला, जो भी आपका मान लीजिए ऊपर से आपने बाली निकाल ली काम की थी और नीचे का जो आपका तना बचा आपने उसमें आग लगा दी, जब वो सूख जाएगा, क्योंकि हरा है तो हरे में आग नहीं लगेगी, इतना पता होगा। तो जब उसमें आपने आग लगा दी तो उसके बाद जो भी उसका राख बचेगी, जो उसके एशेस बचेंगे, वो आपके लिए क्या होगा, धीरे धीरे लैंड के लिए एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करेंगे और अपने आप बाद में वो फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी फार्मर्स हैं वो इसकी वजह से हर बार अपनी जमीन में परिवर्तन करते थे। मान लीजिए एक जमीन में किया, वहां पर स्लैश एंड बर्न मेथड यूज किया, फिर उसके बाद दूसरी जमीन पर चले गए, वहां पर किए, तब तक पता चला पहले वाली जमीन थी वो थोड़ी और फर्टाइल हो गई, फिर वापस से आके यहाँ किया, फिर किसी तीसरी जगह चले गए। तो वो लगातार मूवमेंट करते रहते थे, किसी भी एक जगह पर रह करके वो नहीं करते थे। और जैसे ही उनको लगता था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लग गई, क्योंकि नेचुरल एस्पेक्ट में ही यूज होता था, तब फर्टिलाइजर तो यूज होते नहीं थे, तो जो नेचुरल एस्पेक्ट में जो उसके बर्न एशेस थे वही यूटिलाइज होने लगते थे वहां पर फर्टिलाइजर के तौर पर। तो जब बेसिकली कोई फर्टिलाइजर नहीं था उस समय, तो अगर किसी लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाते थे। और इस तरह की जो शिफ्टिंग है वो नेचर की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती थी, क्योंकि आपने जब वहीं पर उस एरिया पे छोड़ दिया उसे एशेस को, तो उसकी वजह से वहां पे फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी। साथ ही लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती थी। अब अगर हम अभी की बात करें तो अब अपने पास क्या है, अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर और बाकी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम वहां का क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस समय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम नेचुरल एस्पेक्ट को ही इस्तेमाल करते थे। और जो ये मेथड है वो पूरी कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो आरंभिक अवस्था है जब अपने पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, आज की स्थिति देखेंगे तो अपने पास सारे इक्विपमेंट्स एंड टूल्स हैं। आप गांव में जाएंगे तो किसी एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर होगा और वो व्यक्ति बाकियों से पैसा लेके उसके खेत को जोतने का काम करते हैं, 10-20 लोगों के यहाँ जाकर के खेत की जुताई करते हैं। तो ठीक इसी तरह से चीजें काम करती हैं। जब हम बात करते हैं इस तरह की फार्मिंग्स का, तो इस तरह के फार्मिंग्स के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के नाम देखने को मिलते हैं। तो एक है झूमिंग, वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का पामोलू डिस्ट्रिक्ट, तीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। तो इन जगहों पर किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ये एरिया है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर आपको झूमिंग नाम से यही खेती देखने को मिलती है। हम कर्तन एवं दहन प्रणाली, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं, और यहाँ पर हम झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और फिर जब हम अलग अलग कंटेक्स्ट में बात करते हैं वर्ल्ड के लेवल पर, तो झूमिंग का मतलब है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। कहां पर, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में।
यहाँ पर हम किस नाम से जानते हैं? मिल्पा। तो मिल्पा नाम से इस जगह पे जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न को, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। फिर वही हम बात करें, कोनुको के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला में, रोका के नाम से जाना जाता है ब्राजील में, मैसोल के नाम से जाना जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, केवल ये सेंट्रल अफ्रीका की बात कर रहा है, लदांग के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया, और रे के नाम से जाना जाता है वियतनाम। और कई बार इस तरह के सवाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं झूमिंग कृषि को लेकर के, या फिर डायरेक्टली एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस नाम से कहां पर जाना जाता है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले तो हमने झूमिंग देखा था जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं या किया जाता है। इंडिया में जब बात करें प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन की, तो इसे हम कहते हैं बेवर या दहिया इन मध्य प्रदेश, और पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक उसी तरह पमाडाबी और कुमाऊं और ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स में, वेलेर और वेल्टेर कहा जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, हिल कहा जाता है हिमालयन बेल्ट में, पुरुआ कहा जाता है कहां पर? झारखंड में, और इसके साथ ही झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो अभी हमने देखा था। तो अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है। बेसिकली मेथड एक ही है, तरीका एक ही है, जिससे ज्यादा उसकी जो फर्टिलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रोडक्टिविटी ली जा सके। और जब उनको लगता है कि यहाँ पर फर्टिलिटी डिक्रीज है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर के अपना सारा काम करते हैं, वापस आते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति बार बार देखने को मिलती है और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अगेन एक स्टोरी के माध्यम से वही बताया गया है कि अलग अलग सीजन्स की भी बात है, क्योंकि जब आप एक ही पीस ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि अलग अलग सीजन्स में आप उसे कैसे देख रहे हैं। और अगर वो स्थिति नहीं होती है, मतलब एक लैंड में आपको फर्टिलिटी नहीं मिलती उस पीस ऑफ लैंड में, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या पीस ऑफ लैंड को चेंज करेंगे, कहीं और जाएंगे, या जगह को बदलेंगे? तो वो सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके बाद है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इंटेंसिटी बढ़ इसलिए रही है क्योंकि किसी जगह पर वहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। तो जो इस टाइप की फार्मिंग है वो वहीं पर देखने को मिलती है जहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर है लैंड पर। अभी तक जो हम पहला मेथड देख रहे थे उसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि पॉपुलेशन कम थी, लैंड ज्यादा थी, तभी लोग लैंड से शिफ्ट हो पा रहे थे। यहाँ कंडीशन क्या हो जा रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है इसीलिए लैंड कम है। तो जब लैंड कम होगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रेशराइज किया जाएगा, उस पर प्रेशर डाला जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्टिविटी देखने को मिल सके। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ज्यादा से ज्यादा इसमें लेबर लगते हैं। वो वही चीज है ना कि अगर आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट बचा तो आपने उसमें आग लगा दिया तो आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं कर सकते। यहाँ पर जब आप प्रॉपर, आपके पास जमीन है और आपके पास प्रेशराइज वे में पॉपुलेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए आप उस जमीन पर प्रॉपर क्लियरेंस करने के बाद उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डेल्ट करेंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें।
और साथ ही जहां पर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। अब पिछले वाले में जो था हम स्लैश एंड बर्न पे चल रहे थे, उसके एशेस से जो भी मिल जा रहा था उसी फर्टिलिटी से काम चला करके आगे जा रहे थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अब हम बायोकेमिकल्स यूज करना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो भी नेचुरल वे में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साधन थे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। और जब हम बात करते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि एक के बाद जैसे भी कोई परिवार होगा धीरे धीरे, जिसे हम कहते हैं उत्तराधिकार का नियम, तो परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन से मतलब ये है कि जैसे जैसे फैमिली में चेंजेस देखने को मिलेंगे, फैमिली जिस हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है उस हिसाब से चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस से क्या मतलब है? इनहेरिटेंस से किसी भी तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। अगर आपने कहा, अब आप इसको कोई भी यूनिट ले सकते हैं, हेक्टेयर ले लें, सामान्य तौर पर जैसे बीघा बोलते हैं, बीघा ले सकते हैं, किसी भी आप यूनिट को ले लें। अगर ये 12 है और धीरे धीरे आपने देखा कि इनहेरिटेंस से मतलब ये है कि इनके 3 भाई हुए, तो सिंपल सी बात क्या हुआ, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके क्या होगा, ये अल्टीमेटली डिवाइड होके 4 में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये डिवाइड हो गया, क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि जो भी ए पर्सन थे उनके XYZ 3 बच्चे हो गए। अब जब वही लैंड फिर से डिवाइड होगी आगे जाकर के, मान लीजिए इनके अगर 4 बच्चे हो गए, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई, यहाँ पर अल्टीमेटली केवल 1 1 1। तो यूनिट का जो डिवाइडेशन है कि पहले एक व्यक्ति के पास कितनी थी, 12 यूनिट थी, और फिर वही क्या हुआ, क्योंकि उनके बच्चे हुए, उनकी फैमिली आगे अपने आप जो भी आपका प्रोसेस है उस हिसाब से फैमिली जब एक्सपैंड करेगी तो अल्टीमेटली उनके बच्चों में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन पॉपुलेशन अपने आप बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो रुक नहीं रही। पहले क्या था, रिसोर्सेज ज्यादा पॉपुलेशन कम, फिर धीरे धीरे जब ये लगातार एक्सपेंशन होता रहा तो फिर एक दौर ऐसा आ गया कि अब रिसोर्सेज आपके पास कम हो गए हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। तो उस पॉपुलेशन का भरण पोषण करने में, उनकी जो भी ये सारी चीजें सॉल्व करने में आपको ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, या उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके पास लैंड उतने ही है, रिसोर्स उतने ही है, चीजें उतनी ही हैं, लेकिन आप चारों तरफ से ताकत लगा के उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उनकी नीड बढ़ गई। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि उनकी नीड बढ़ने की वजह से, अल्टीमेटली उनकी नीड बढ़ने की वजह से उस पर जो भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई भी रिसोर्स है, इसीलिए फिर यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की बात की गई है, उस पर प्रेशर ज्यादा होने लग गया। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 बच्चे भी हैं, एक्सपेंशन इनका है, तो भी ये 2 और 2 यूनिट हो गया। और अल्टीमेटली यहाँ पर भी मान लीजिए 4 हैं, अब ये भी 1 1 1 1 है। तो जो इनहेरिटेंस से जो डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है वो इस तरह का आएगा कि 12 यूनिट से होते होते वो अगले
3 हुए तो 4 यूनिट ईच आ गया, 4 यूनिट ईच है, फिर उसके बाद और 4 में डिवाइड हुआ तो 1 यूनिट बचा। तो अब जब यहाँ पर 1 यूनिट है तो अब यहाँ पर जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसे आप 0.5 कह लीजिए या आप और कम कह दीजिए। तो जब ये हाफ हाफ हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास पीस ऑफ लैंड तो कुछ नहीं बचा ना। तो आपका जो लैंड है वो तो लगभग लगभग ये इस स्थिति पे आ गई कि ये खत्म है, और लास्टली अगर ये एग्रीकल्चर नहीं करेंगे या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये अपनी पूरी की पूरी लैंड सेल कर देंगे। तो सिचुएशन यही होती है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और इस तरह के एक्सपेंशन होने की वजह से, जिसे आप कहते हैं इनहेरिटेंस की वजह से, जो लगातार डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन की वजह से लगातार आपकी जमीन कम होती चली जा रही है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसकी वजह से जो डिवीजन ऑफ लैंड है और वो लगातार जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता जा रहा है, तो जो लैंड होल्डिंग साइज है उसकी वजह से मुश्किल होता जा रहा है या अन इकोनॉमिकल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहां से बेनिफिट भी तो चाहिए। जब आप किसी एम्प्लॉयमेंट को चुनते हैं कि ये काम मुझे करना है, तो वो काम आपको इसलिए सिर्फ नहीं करना है कि वो काम आप करना चाहते हैं, बल्कि उस काम से आपको एट द एंड ऑफ द डे किसी तरह की प्रोडक्टिविटी वापस चाहिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के जो बेसिक्स हैं उनको तो रन करना पड़ेगा। तो जब आप किसी चीज से अपनी प्रोडक्टिविटी वापस लेते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो जो भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में जो भी आप अपना इनपुट लगा रहे हैं, उससे आपको आउटपुट भी चाहिए, लेकिन इनपुट ही ज्यादा है और आप उससे आउटपुट ले पाने में सक्षम नहीं है, तब फिर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेगी। और क्योंकि लोगों के पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है कि हम किसी और माध्यम से या रास्ते से कैसे अपना जीवन चलाएं, कैसे अपना खर्च चलाएं, तो जब कोई और रास्ता नहीं है तो लोगों को मजबूरी में उसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करने की सोच सकते हैं कि चलो मेरे पास ए से सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो मैं बी से अपनी सोर्स ऑफ इनकम तय कर सकता हूं। लेकिन अगर बी नहीं है तब फिर आपके लिए प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे इनॉर्मस प्रेशर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली हमने आज ये देखा, प्रिमिटिव देखा, इंटेंसिव देखा। प्रिमिटिव का सिंपल से मतलब था कि उस समय हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो हमारी एक पलायनवादी रणनीति थी, जहां भी हम खेती करते थे उसके तुरंत बाद हम दूसरी जमीन पर चले जाते थे, क्योंकि पिछली जमीन में जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही होती थी, तो हम दूसरे में आसानी से जाकर के चले जाते थे। तो ये स्थिति देखने को मिल रही थी। इंटेंसिव में वही हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और जो जमीन थे वो लगातार कम होते चले गए ड्यू टू राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से, और जो भी जमीन का छोटा टुकड़ा है उससे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां पर लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लैंड का भी ज्यादा होगा, आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं मिलेगी, और क्योंकि आपके पास एब्सेंस ऑफ लाइवलीहुड, कोई दूसरा तरीका नहीं है पैसा कमाने का, तो आप उसी पे पूरा प्रेशर डालेंगे और लास्टली वो आपके लिए एक अनइकोनॉमिकल सिचुएशन ही क्रिएट करेगा, तो आपको बेनिफिट भी नहीं होगा। तो जब इंटेंसिव से भी फिर आगे लोग कहाँ गए, कॉमर्शियल की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग।